इतिहास जानते हैं कोई सीधी लाइन नहीं है। ये तो एक रिले रेस की तरह है जहां हर धावक मशाल अगले को थमा देता है। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक साम्राज्य जब खत्म होता है तो उसकी राख ही दूसरे के उदय के लिए एक उपजाऊ जमीन बन जाती है। ये जो खंडहर दिख रहे हैं, ये सिर्फ टूटे फूटे पत्थर नहीं है। नहीं, ये तो उन ख्वाहिशों, उन जीतों और उन त्रासदियों की धीमी सी आवाज हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम आज रहते हैं। यहाँ की हर एक दरार एक कहानी कहती है और आज हम उन्हीं कहानियों को सुनेंगे। तो सवाल ये उठता है कि कोई साम्राज्य सच में खत्म कैसे होता है और उसकी राख से क्या नया जन्म लेता है। आज हम सत्ता के इसी महान हस्तांतरण की कहानी को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हर अंत एक नई शुरुआत थी। हमारी कहानी शुरू होती है सिकंदर महान से। जी हां, एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ जमीनें नहीं जीतीं, बल्कि एक ऐसा विचार फैलाया जिसने पश्चिम की दुनिया की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, सिर्फ 10 साल, बस एक दशक के अंदर सिकंदर ने एक ऐसा विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया जो ग्रीस से लेकर भारत तक फैला था। ये कोई मामूली फौजी जीत नहीं थी, नहीं, ये तो संस्कृतियों का एक अभूतपूर्व मिलन था, सबके सब एक ही शासक के अधीन। लेकिन जानते हैं, सिकंदर की असली विरासत उसकी जीती हुई जमीनें नहीं थीं, वो थी हेलेनाइजेशन, मतलब यूनानी संस्कृति, भाषा और विचारों का फैलाव। उसने हर जगह ज्ञान के बीज बोए और एक ऐसी साझा दुनिया बनाई जो उसके साम्राज्य के टूटने के बाद भी सालों साल जिंदा रही। और भले ही सिकंदर का साम्राज्य टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन उसकी वो सांस्कृतिक विरासत टिकी रही। यही वो मजबूत नींव थी जिस पर इतिहास के अगले महान साम्राज्य यानी रोम की इमारत खड़ी होने वाली थी। तो सिकंदर के बाद जो एक खालीपन, एक पावर वैक्यूम पैदा हुआ, उसमें एक नया दावेदार उभरा, रोम। रोम ने उस पूरी उथल-पुथल का फायदा उठाया और उस मशाल को थाम लिया जिसे यूनानियों ने जलाया था। एक छोटे से शहर राज्य से शुरुआत करके रोम ने अपनी जबरदस्त सैन्य ताकत और संगठित करने की कमाल की क्षमता का इस्तेमाल किया, और सिकंदर के बाद जो उसके उत्तराधिकारी आपस में लड़ रहे थे उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया और देखते ही देखते भूमध्य सागर को हमारा समुद्र बना डाला। रोम की कहानी तो अपने आप में एक महाकाव्य है। एक गणतंत्र के तौर पर इसकी शुरुआत हुई, फिर ये एक विशाल साम्राज्य बना। इसने दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक ईसाई धर्म को अपनाया और आखिरकार अपने ही वजन तले ये 2 हिस्सों में बंट गया। और इन दोनों हिस्सों की किस्मत देखिए, बिल्कुल अलग अलग थी। पश्चिमी साम्राज्य तो बाहरी कबीलों के हमलों के दबाव में आकर टूट गया, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी साम्राज्य, जिसे हम बाद में बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से जानते हैं, वो अगले 1000 साल तक फलता फूलता रहा और उसने पुराने ज्ञान की लौ को जलाए रखा। और अब रिले रेस की वो मशाल एक बार फिर आगे बढ़ाई जा रही थी। पुराने रोमन और फारसी साम्राज्यों के खंडरों से एक नई ताकतवर शक्ति उभर रही थी, एक ऐसी शक्ति जो दुनिया के ज्ञान और विज्ञान के केंद्र को पूर्व की ओर खींच लाने वाली थी। दमिश्क की ये महान मस्जिद, ये सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं थी, नहीं, ये एक नई दुनिया के आत्मविश्वास का, उसकी ऊंची सोच का प्रतीक थी, जो पुराने साम्राज्यों की नींव पर बड़े गर्व से खड़ी थी। और फिर बिजली की रफ्तार से अरब की सेनाएं रेगिस्तान से निकलीं और एक के बाद एक विशाल इलाकों को जीत लिया। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो अटलांटिक महासागर से लेकर मध्य एशिया तक फैला था और जिसने लाखों लोगों को एक झंडे और एक विश्वास के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ये सिर्फ तलवार की ताकत की कहानी नहीं थी। दमिश्क और फिर बाद में बगदाद जैसे शहर दुनिया के लिए मिसाल बन गए। ये ज्ञान के वो केंद्र थे जहां यूनानियों के खोए हुए ज्ञान को न सिर्फ समेजा गया बल्कि उस पर और काम करके उसे आगे भी बढ़ाया गया। समारा की ये मीनार देखिए, ऐसा लगता है जैसे आसमान को छू रही हो। ये अब्बासिद खलीफा की ताकत और उनकी कला की समझ का एक जबरदस्त नमूना है। यह इस बात का सबूत है कि वो सभ्यता उस वक्त अपनी ताकत और सांस्कृतिक कामयाबी के शिखर पर थी। अभी तक हमने देखा कि साम्राज्य शहरों से बनते थे, वहीं से चलाए जाते थे, लेकिन इतिहास का अगला बड़ा भूचाल किसी शहर से नहीं बल्कि मध्य एशिया के विशाल खुले मैदानों से आने वाला था, और ये पूरी दुनिया को उसकी नींव तक हिलाकर रख देने वाला था। मंगोल वो सबसे अलग थे। वो किसान नहीं थे, ना ही वो शहरों में रहते थे, वो तो खाना बदोश थे।
जिनकी असली ताकत दीवारों या फसलों में नहीं, बल्कि घोड़ों की पीठ पर, उनकी रफ्तार और उनके खूंखार तरीकों में थी। उन्होंने तो जैसे जीत की परिभाषा ही बदल डाली थी। 1206 ईस्वी, ये वो साल है जब सब कुछ बदल गया। तेमुजिन नाम के एक योद्धा ने बिखरे हुए मंगोल कबीलों को एक किया और चंगेज खान की उपाधि ली। इसके बाद दुनिया फिर कभी वैसी नहीं रही। उनके हमलों की रफ्तार और उनका पैमाना सच कहूं तो कल्पना से भी परे था। सिर्फ कुछ ही दशकों में मंगोलों ने इतिहास का सबसे बड़ा जमीन से जुड़ा साम्राज्य बना डाला, जो चीन से लेकर यूरोप तक फैला था। उन्होंने पुराने साम्राज्यों का नामो निशान मिटा दिया और दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो हमने ये पूरी जबरदस्त रिले रेस देखी, यूनानियों से रोमनों तक, फिर इस्लामी खलीफाओं से मंगोलों तक। लेकिन सवाल ये है कि इस लगातार उथल-पुथल के पीछे क्या कोई गहरी, न बदलने वाली ताकतें काम कर रही थीं? हर एक साम्राज्य आखिरकार खत्म तो हुआ, लेकिन कोई भी पूरी तरह से मिटा नहीं। हर एक ने अपने बाद आने वाले के लिए एक विरासत छोड़ी, चाहे वो एक साझा संस्कृति हो या शासन करने का कोई मॉडल, सहेजा हुआ ज्ञान हो या फिर व्यापार के नए रास्ते। और अगर हम इन सभी साम्राज्यों की जड़ में देखें तो हमें वही पुरानी वजह नजर आती हैं। जरूरी व्यापारिक रास्तों पर कब्जा, दौलत और संसाधनों की चाह, लोगों को जोड़ने के लिए किसी एक मजबूत विचार की ताकत, और हाँ, हमेशा बने रहने वाला दुश्मन का खतरा। ये एक ऐसा खेल है जिसे इतिहास ने बार बार खेला है। जैसा कि कहा भी गया है, किसी भी साम्राज्य की उपलब्धियों को अक्सर उसके बाद आने वाले अपना लेते हैं। मतलब इतिहास में असल में कुछ भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। विचार और नई चीजें जिंदा रहती हैं, बस इस इंतजार में कि अगला खिलाड़ी आए और उन्हें एक नए खेल में इस्तेमाल करे। तो ये सारी बातें हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। जिन ताकतों ने उन पुराने साम्राज्यों को शक्ल दी थी, व्यापार, टेक्नोलॉजी और विचारधारा, वो आज भी मौजूद हैं, बस उनका रूप बदल गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के इस वैश्विक खेल में बड़े साम्राज्य कौन हैं और इतिहास उन्हें उनकी किस विरासत के लिए याद रखेगा।